बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाइए, देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो ये भी हमारे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट से इसके पहले के सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे फ्री में। तो आज के पार्ट में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को समझाएंगे। देखिए, जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं उनमें से कौन कौन से मुख्य रूप से रोग हैं। अगर पहले की बात की जाए तो जो टाइफाइड रोग होता है ये जीवाणु द्वारा होता है। जो टाइफाइड है इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार भी कहते हैं, यानी चाहे टाइफाइड कहो चाहे मियादी बुखार कहो, या इसे मोती झरा भी कहा जाता है, मोती झरा। तो ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग होता है जो टाइफाइड है। और इसी तरह से अगर दूसरे रोग की बात करें तो दूसरा है निमोनिया। जो निमोनिया रोग है इस रोग का दूसरा नाम फेफड़ों का शोथ भी कहा जाता है। चाहे निमोनिया रोग कहो चाहे फेफड़ों का शोथ कहो, तो ये भी जीवाणु जनित रोग होता है। और इसी तरह से टिटनेस होता है, टिटनेस है। और ऐसे ही हैजा जो रोग होता है, हैजा भी। और ऐसे ही पेचिस रोग, जीवाणु जनित भी पेचिस होती है, यानी जीवाणु के द्वारा भी पेचिस होती है और प्रोटोजोवन के द्वारा भी पेचिस होती है। तो पेचिस हो जाएगा। काली खांसी हो जाएगी, काली खांसी एक खा है, काली खांसी हो जाएगी। ऐसे ही लेप्रोसी हो जाएगी, लेप्रोसी कोढ़ रोग होता है। इसी तरह से अगर आगे देखा जाए तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी याक्षमा कहा जाता है, याक्षमा हो जाएगी। और भी कई सारे ऐसे ही रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं या बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, बैक्टीरियल बीमारी होती हैं। तो चलिए इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट को डिटेल से समझा देते हैं। तो पहले टाइफाइड को देख लेते हैं। देखिए, पहला है टाइफाइड। आपको मैंने बताया जो टाइफाइड है इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार भी कहते हैं, या फिर इसे ही मोती झरा भी कहा जाता है। चाहे मियादी बुखार कहो चाहे मोती झरा कहो, ये इसके कई सारे नाम होते हैं। और ये जीवाणु के द्वारा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है या बैक्टीरियल डिसीज होती है। जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल डिसीज होती है। अब प्रश्न आता है कि कौन सी बैक्टीरिया से होता है, किस बैक्टीरिया से हो जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से टाइफाइड रोग हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। और ये जो जीवाणु है ये मनुष्य की आंतों में संक्रमण करता है। जो मनुष्य की आंतें होती हैं इन आंतों में संक्रमण फैलाता है, आंतों को इन्फेक्ट करता है, यानी कि उसको संक्रमित करता है, मनुष्य की आंतों को। आपको बता दें कि ये जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, ये आंतों की जो दीवार होती है, ये जो दीवारें हैं इनको क्षतिग्रस्त कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। आंतों की दीवारों में घाव कर देता है, कह लीजिए क्षतिग्रस्त कर देता है। जिसकी वजह से लक्षण क्या क्या प्रकट होते हैं, क्या क्या हो जाता है जब घाव कर देता है। तो लगातार बुखार रहता है, लगातार बुखार रहेगा, एक तो लक्षण ये हो जाएगा। नब्ज धीमी हो जाएगी, नब्ज धीमी रहेगी। और जो शरीर है, शरीर पर गुलाबी रंग के चकते बन जाते हैं, गुलाबी रंग के चकते बन जाते हैं, चकते उभर आते हैं। और रोगी को मूर्छा भी आती है, मूर्छा भी आने लगती है। तो ये कई सारे ऐसे ही लक्षण हैं। आपको बता दें ये जो टाइफाइड बुखार है ये 2 से 3 सप्ताह तक रहता है, 2 से 3 सप्ताह तक टाइफाइड बुखार बना रहता है। पहले समझ लीजिए, फिर इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। अब देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है
और इस व्यक्ति को पहले से टाइफाइड है तो कैसे फैलेगा? तो रोगी का जो मूत्र होगा, जो मल होगा, तो मल मूत्र के साथ इस रोग के जो रोगाणु होते हैं, मलमूत्र के साथ में इस रोग के जो रोगाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, ये शरीर से बाहर आ जाते हैं। मूत्र त्यागेंगे, मल त्यागेंगे तो बाहर आ जाएंगे। और फिर जो मक्खियां होती हैं, मक्खियों के माध्यम से जल में, खाने में, यानी कि जल और खाने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। इस तरह से जल और खाने को संदूषित कर देते हैं। फिर इस जल को संदूषित खाने को जो भी व्यक्ति खाएगा उसके शरीर के अंदर भी ये जीवाणु पहुंच जाता है और उसको फिर टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। अगर इसके फायदे की बात की जाए कि कैसे इसमें फायदा होगा या फिर कह लीजिए कि इसका उपचार क्या होगा, इसकी रोकथाम क्या होगी, तो क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि इसमें लाभदायक होती है। जो क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि है इसमें लाभदायक होती है। इसके अलावा आप रोकथाम के लिए, तो इसकी रोकथाम में हम क्या कर सकते हैं? रोकथाम में नियमित रूप से स्नान करें, नियमित स्नान करना चाहिए, कपड़ों की सफाई करना चाहिए, कपड़ों की सफाई, आसपास के स्थान को साफ रखें, स्थान को साफ रखना चाहिए। यहां समझ लीजिए, फिर परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी बताएंगे। चलिए दूसरे जीवाणु जनित रोग निमोनिया पर आते हैं। ये दूसरा जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिसीज है निमोनिया। मैंने आपको बताया था कि निमोनिया को फेफड़ों का शोथ भी कहा जाता है, फेफड़ों का शोथ भी कहते हैं। यानी यह फेफड़ों की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है। जो निमोनिया है फेफड़ों की, लंग्स की बीमारी होती है। और किस जीवाणु से होती कहा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से निमोनिया रोग हो जाता है। या फिर कह लीजिए कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से निमोनिया रोग हो जाता है। यह फेफड़ों की बीमारी होती है, इसे फेफड़ों का शोथ भी कहा जाता है। यानी ये जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरियल डिसीज होती है। किस जीवाणु से होती है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से अथवा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से हो जाता है। आपको बता दें कि ये जो रोगाणु है, रोगाणु यानी रोग का अणु, रोग का अणु माने रोगाणु, रोगाणु कहो चाहे पैथोजन कहो, जो रोग पैदा करता है या रोग फैलाता है। तो ये रोगाणु जो फेफड़े हमारे होते हैं, जैसे ये इधर के दोनों फेफड़े हैं, ये इधर से श्वास नलिकाएं आई हैं, तो ये जो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के जो एल्वोलाई हैं, एल्वोलाई की म्यूकोसा को संक्रमित करते हैं। एल्वोलाई की म्यूकोसा को संक्रमित कर देते हैं, फेफड़ों की एल्वोलाई की म्यूकोसा को संक्रमित करते हैं। और जब संक्रमित हो जाता है तो इसमें द्रव इकट्ठा होने लगता है एल्वोलाई में, और द्रव इकट्ठा होने से क्या होता है कि श्वसन क्रिया में कष्ट होता है, श्वसन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। आपको बता दें जो निमोनिया रोग है ये बच्चों में अधिक होता है, बच्चों में अधिक। ऐसे ही जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़ों में अधिक, जबकि वयस्क में कम होता है। तो बच्चों और बूढ़ों में अधिक होता है, वयस्क में कम होता है। अब अगर बात की जाए कि निमोनिया रोग कैसे फैलता है, तो देखिए जो रोगी है, रोगी के कफ से व बलगम से, कह लीजिए कफ व बलगम के जो कण होते हैं उससे दूसरे की श्वास में प्रवेश कर जाता है, पहुंच जाता है ये जो जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। और ऐसे ही जो रोगी का अगर ग्लास है, रोगी किसी ग्लास में पानी पिया है, ग्लास है, अगर रोगी के बर्तन हैं, अगर खाने की चीजें हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, जल हैं, रोगी के द्वारा ये टच की गई, छुई गई हैं, उसके द्वारा खाई गई, उन चीजों को कोई दूसरा छूता है, पीता है, ग्रहण करता है, तो उसमें भी
यह रोग हो जाता है। और ऐसे ही रोगी की थूक के द्वारा भी ये फैलता है। तो इस तरह से ये फैलाव हो जाएगा। कैसे फैलेगा? ये फैलाव हो जाएगा। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए कि निमोनिया रोग में कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो देखिए इसमें कपकपी होती है, कपकपी लगती है और बुखार भी आता है। कपकपी के साथ बुखार भी रहता है, कफ भी निकलेगा, सिर दर्द भी होगा, सिर में दर्द भी होगा और होंठ व नाखून नीले भी पड़ जाते हैं अधिक होने पर। जब अधिक संक्रमित हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा संक्रमित हो गए हैं, तो आपके जो होंठ हैं, जो नाखून हैं, ये नीले पड़ जाएंगे। होंठ व नाखून नीले पड़ जाएंगे और जो थूक होगा, जैसे आप थूकोगे, जिसको होगा ये रोग, वो थूकेगा तो थूक के साथ रक्त भी आएगा, थूक के साथ खून भी आने लगेगा और पेट भी फूल जाता है, पेट में भी सूजन आ जाती है। अगर इसके उपचार की बात की जाए कि क्या क्या उपचार में दवाई आप ले सकते हैं, तो देखिए एरिथ्रोमाइसिन, ये टेबलेट ले सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन। लेकिन कोई भी टेबलेट लेने से पहले आपको डॉक्टर की अवश्य सलाह लेना है। ये यहाँ पर केवल आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है, एरिथ्रोमाइसिन। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन, ये औषधियां आप निमोनिया होने पर ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। चलिए अगले रोग पर आते हैं। अब तीसरा जीवाणु जनित रोग है हैजा या कॉलरा। आपको बता दें, इसे बिसूचिका, हैजा या कॉलरा को बिसूचिका भी कहा जाता है और यह भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा होता है, इसलिए हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो जीवाणु के द्वारा होते हैं जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। और किस जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नामक जो जीवाणु होता है, इससे हैजा रोग फैलता है। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से हैजा रोग, देखिए ये इस तरह से जीवाणु होता है, इस तरह से एक इसमें फ्लैजेलम होता है, ऐसे इस तरह से एक जीवाणु होता है, ये देखिए। तो ये विब्रियो कॉलेरी नामक जो जीवाणु होता है, इससे हैजा रोग हो जाता है, विब्रियो कॉलेरी से। आपको बता दें, जब ये रोग की शुरुआत होती है, रोग की शुरुआत में क्या होता है कि दस्त आते हैं, दस्त होने लगते हैं, उल्टियां होने लगती हैं, दस्त होते हैं, उल्टी होती है और दस्त तथा उल्टी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण हो जाता है, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने पर दस्त सफेद रंग के, श्वेत रंग के दस्त होने लगते हैं, पतले पतले होने लगते हैं और बुखार भी आ जाता है, इसमें बुखार भी आ जाता है। आपको बता दें, अगर रोगी का तुरंत उपचार नहीं हुआ तो रोगी का तुरंत उपचार ना होने पर रोगी 2 घंटे में मर जाता है। अगर तुरंत उपचार नहीं हुआ तो रोगी 2 घंटे में मर जाता है। अगर इसके प्रभावी दवा की बात की जाए कि इसकी प्रभावी दवा क्या है, तो नाइट्रोन्यूग्रेटिक एसिड की 20 बूंद, नाइट्रोन्यूग्रेटिक एसिड की 20 बूंद और अमृत धारा की 5 से 10 बूंदें मिलाकर देने से कॉलरा या हैजा में लाभ होता है। चलिए अगले जीवाणु जनित रोग पर आते हैं। फिर अगला जीवाणु जनित रोग है काली खांसी या ऊपिंग कफ, या इसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है, कुकुर खांसी भी कहते हैं। और यह भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग होता है। और किस जीवाणु से होता है पूछा जाए तो बॉर्डेटेला पार्टूसिस नामक जीवाणु से काली खांसी हो जाती है, बॉर्डेटेला पार्टूसिस नामक जीवाणु से। और ये बच्चों में अधिक होती है, बच्चों में
अधिक होता है, संक्रामक रोग है, बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है, बच्चों में बहुत अधिक हो जाता है। और आपको बता दें, जब यह रोग हो जाता है या इस रोग से संक्रमित हो जाने पर जो म्यूकस होता है, म्यूकस की गति रुक जाती है, श्लेष्म की गति रुक जाती है और खुश्की होती है। खुश्की के कारण ही तेजी के साथ खांसी उठने लगती है और धीरे धीरे जब खांसी उठेगी तो श्वास लेने में कठिनाई भी होगी, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है और उचित उपचार न मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आपको बताते हैं डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है। काली खांसी की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका भी लगाते हैं ताकि काली खांसी ना हो, इसके लिए डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है। चलिए अब परीक्षा में इन सबको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, टाइफाइड हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसका कारक साल्मोनेला टाइफी है। यह जीवाणु आंतों को संक्रमित करता है और आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे लगातार बुखार रहता है, इसीलिए इसे आंतों का बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को मियादी बुखार या मोती झरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इस रोग में नब्ज धीमी हो जाती है, शरीर पर गुलाबी रंग के चकते उभर आते हैं, रोगी को मूर्छा आती है। यह बुखार 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। रोग कैसे फैलेगा, इसका फैलाव कैसे होगा, तो रोगी के मल मूत्र के साथ इस रोग के जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं, जो मक्खियों द्वारा पीने के पानी, खाने की वस्तुओं आदि में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के संदूषित पानी और आहार को लेने पर स्वस्थ व्यक्तियों में यह रोग फैलता है। अगर उपचार और रोकथाम की बात करें तो क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि इस रोग में लाभ पहुंचाती है। रोग के अधिक फैलने पर टीका लगवाना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्नान करें, कपड़ों की सफाई रखें, आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखें। फिर अगला है निमोनिया या फेफड़ों का रोग है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यह रोग बच्चों और बूढ़ों में अधिक होता है। लक्षण की बात की जाए तो इसमें कपकपी, ज्वर यानी बुखार, सिर दर्द व कफ होता है। दूसरा है अधिक संक्रमण होने पर रोगी के होंठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं, थूक के साथ रक्त आने लगता है, पेट फूल जाता है। उपचार की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दवाएं लेने से यह रोग ठीक हो जाता है। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।